डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव भी होते हैं। वो पार्ट 1 के अंतर्गत था। अब पार्ट 2 में आज हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन से ठहराव हैं जो कि व्यर्थ घोषित कर दिए गए हैं और स्पष्ट रूप से इनको व्यर्थ घोषित ठहराव करार दिया गया है। तो जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था अग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज़, यानी कि अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव, तथ्य संबंधी गलती पर आधारित ठहराव, अग्रीमेंट्स बेस्ड ऑन मिस्टेक एज टू फैक्ट सेक्शन 20, और विदेशी राजनियम संबंधी गलती वाले ठहराव यानी कि अग्रीमेंट ऑफ मिस्टेक रिगार्डिंग फॉरेन लॉ, जो कि धारा 21 से संबंधित है। साथ ही साथ आता है अग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव, जो कि सेक्शन 23 के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज इसके सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि आंशिक अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव कौन से होते हैं, या अग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इन पार्ट, जो कि धारा 24 से रिलेटेड है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यदि किसी भी ठहराव का प्रतिफल अथवा उद्देश्य आंशिक रूप से अवैधानिक है तो ऐसा ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। लेकिन यदि अग्रीमेंट के अवैधानिक तथा वैध प्रतिफल को अलग अलग किया जा सकता हो तो वैध प्रतिफल एवं उद्देश्य का अंश वैध ठहराव होगा तथा अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य का अंश अवैध एवं व्यर्थ माना जाएगा। तो इसके संदर्भ में अगर हम उदाहरण लें तो एलिस मैरी बनाम क्लार्क का मामला उल्लेखनीय है, और इस मामले में क्लार्क नाम के व्यक्ति ने एलिस नाम की एक मैरिड महिला को 50 रुपये प्रति माह अपने यहाँ 2 कार्यों के लिए नियुक्त किया था। प्रथम कार्य था घरेलू कार्य करने के लिए और दूसरा कार्य उसका था क्लार्क के साथ व्यभाविचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए। तो ठहराव का प्रथम उद्देश्य वैध है और जबकि ठहराव का दूसरा उद्देश्य अवैध है। तो इस संबंध में एलिस द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि 50 रुपये में से कितने घरेलू कार्य के लिए थे और बाकी के कितना दूसरा जीवन व्यतीत करने के लिए पारिश्रमिक हो। तो अतः ठहराव पूर्णतः व्यर्थ यहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 25, बिना प्रतिफल के ठहराव, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सामान्यतः बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ ही होते हैं। यदि किसी ठहराव में प्रतिफल का अभाव है तो व्यर्थ ठहराव होगा, लेकिन भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कुछ ऐसे ठहरावों का वर्णन किया गया है जो प्रतिफल के अभाव में कभी भी वैधानिक हो सकते हैं, अर्थात ऐसे ठहरावों को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। तो कुछ अपवादों को छोड़कर बिना प्रतिफल के ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। तो अपवाद स्वरूप ऐसे ठहराव हैं स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया ठहराव, स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए ठहराव, अवधि वर्जित ऋण के भुगतान के लिए किए गए ठहराव, निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध, एजेंसी के अनुबंध, दान एवं भेंट के अनुबंध। तो ऐसे एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के भी वैध होंगे बशर्ते ये ठहराव लिखित व यदि आवश्यक हो तो प्रमाणित या पंजीकृत हो। नेक्स्ट धारा आती है धारा 26, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव यानी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। मानव सभ्यता में विवाह करना एक मौलिक अधिकार माना गया है और हमारी सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में भी विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है। इसी आधार पर विधि की दृष्टि में भी विवाह करना एक मौलिक एवं स्वतंत्र अधिकार माना गया है। लेकिन धारा 26 के अनुसार प्रत्येक ऐसा ठहराव जो अवयस्क के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाला हो तो वो व्यर्थ होता है। तो विवाह में रुकावट डालने वाले ठहरावों को विधि द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया हो, क्योंकि ऐसे ठहराव नैतिक हितों के विपरीत होने के कारण लोक नीति के विरुद्ध भी होते हैं और व्यर्थ होते हैं। तो विवाह करना या विवाहित दशा में रहना प्रत्येक वयस्क का मौलिक अधिकार है। इसका अगर एग्जाम्पल लें तो आर जैसे ही कहता है कि यदि तुम के से विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 21,000 रुपये का भुगतान करूँगा। तो आर और जे के बीच में किया गया यह ठहराव व्यर्थ है। मुस्लिम विधि के अनुसार एक पुरुष एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है और एक मुस्लिम पुरुष शादी के समय अपनी
बीवी से अगर यह ठहराव करे कि वह अपनी वाइफ के जीवन काल में दूसरी शादी नहीं करेगा तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होगा। लेकिन हिंदू विधि के अनुसार एक हिंदू पुरुष केवल एक ही वाइफ रख सकता है। तो यदि कोई हिंदू पुरुष यह कहता है कि वह अपनी पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी नहीं करने का ठहराव करता है तो वह वैध होगा। नेक्स्ट जो स्पष्ट रूप से घोषित व्यर्थ ठहराव है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।